नमस्कार दोस्तों, शाश्वत मंच पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के रंग विमर्श एक मुलाकात में हम बातचीत करेंगे अभिनेता, निर्देशक, लेखक, डिजाइनर राजनारायण दीक्षित जी से। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि ही इज ए ही हैज बीन अवार्डेड विद द मोहन राकेश नाट्य पुरस्कार फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग एंड बाय पृथ्वी रंगमंच। तो चलिए मुलाकात करते हैं रंगकर्म के ऐसे हस्ताक्षर से और उनका स्वागत करते हैं मंच पर। शाश्वत मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी सर, अभी आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने काफी काम भी किया है रंगकर्म क्षेत्र में और निरंतर मैं देख रही हूँ आपकी सक्रियता बनी हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले यही कि आप रंगकर्म से सर कैसे जुड़े, कैसे अपना कदम रखा रंगकर्म से, क्या रही मैं आपकी वैसे रंगकर्म की यात्रा? जहना वाला, मैं कानपुर का ही हूँ और जी 1988 के दौर में मैं थिएटर से जुड़ा। तो हमारे यहाँ कानपुर में एक निर्देशक हुआ करते हैं, आज भी जी थिएटर कर रहे हैं, डॉक्टर उमेंद्र कुमार। जी जी उन्होंने एक संस्था बनाई, सबसे पहले मैं उनसे जुड़ा, लेकिन उनके जी साथ मैंने काम नहीं शुरू किया। मेरा पहला जो नाटक था वो मोहन जी राकेश की एक कहानी है, परमात्मा का कुत्ता। जी वो एक निर्देशक है कानपुर के ही, मनोहर गलानी। जी जी उनके साथ हमने रिहर्सल करनी शुरू की। पहला नाटक हमने जी परमात्मा का कुत्ता किया और उसके बाद डॉक्टर ओमेन के साथ सैया भाई कोतवाल किया। और फिर थिएटर, जब थिएटर से जुड़े फिर ये लगा कि ये तो थिएटर करने के लिए पढ़ना जरूरी है, तब थिएटर पढ़ना शुरू किया। और इस तरीके से फिर जी शौकिया शौकिया में वो एक तरीके से वो कीड़े घुस गए नाटक के, वो निकले नहीं, आज सर, तक नहीं मैं निकले। चूंकि शौकिया ही आप जुड़े, लेकिन मैं उस चीज को जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा था नाटक में जो आपको खींच लाया? और उसी दौरान 1988-89 में ही जी कानपुर में मुझे सौभाग्यवान हूँ कि मुझे डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के साथ काम करने का मौका मिला। वो जी आजाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट से भी वाली डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, वो जी बस्ती बस्ती कानपुर की झुग्गी बस्तियों में उनके साथ जुड़ा। एक ज्ञान विज्ञान जत्था और उसके पहले कई अलग अलग विषयों पे हमने कानपुर की झुग्गी बस्तियों में नुक्कड़ नाटक से हमने अपना कैरियर एक तरीके से शुरू किया। कानपुर जी में सबसे ज्यादा टेनरीज हैं और जो परिवेश था उस समय कानपुर का, लाल इमली लगभग बंदी की कगार पे थी। एनटीसी की दो मिलें हैं, कपड़ा, जी दोनों एनटीसी की मिलें बंद थी, जेके जूट, जेके कॉटन, जेके रेयन, लगभग सब बंदी की कगार पे थे। तो जी वो नुक्कड़ नाटक से जुड़कर श्रमिक बस्तियों में टेनरी के गेट पर और मिलों के गेट पर नुक्कड़ नाटक करने से वो शुरुआत हुई मेरी। 88, 89, 90, 91 तक, जी 90 तक, लगभग 91, 3 साल तक वो सिलसिला चलता रहा, नुक्कड़ जी नाटक। जी सर। और उसमें जूही फिर भारत ज्ञान विज्ञान जत्था था, उसके साथ जी जुड़ के काम किया। तो इस तरीके से कानपुर में रंगकर्म करता रहा। जी सर। जी शुक्ला जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है सर। चूंकि आपने भी कहा कि हम निर्देशन का, तो मैं जानना चाहूंगी कि निर्देशन या जो अभिनय का जो शुरुआती अनुभव रहा वो आपका कैसा रहा? शुरुआत में वो नुक्कड़ नाटक करते थे तो वो जी परिवेश ही अलग होता था और जी एक आकर्षण प्रोसीनियम के प्रति शुरू से ही था। आए तो प्रोसीनियम में थे और जब जी सरोकारों वाला थिएटर करना शुरू किया तो फिर वो जुड़ता ही चला गया, तो प्रोसीनियम से छूटता जा रहा था। जी 90-91 में जब मैं जुड़ा तो वो प्रोसीनियम थिएटर फिर जब शुरू जी किया तो उस समय जी वो आपको बताया डॉक्टर उमेंद्र और एक कानपुर में एक चर्चित ग्रुप हुआ करता था, अब वो हमारे बीच में नहीं है, संतोष गुप्ता। जी वो एकजुट नाम से थिएटर ग्रुप था, बहुत अच्छा काम किया। उनके साथ हमने जयपुर और देश के अलग अलग हिस्सों में
नाटक किए और जी शायद अगर वो होते तो बहुत अच्छा थिएटर करते थे। उस ग्रुप के साथ जुड़ के भी मैंने काम किया। तो इस तरीके से थिएटर से जब जुड़ाव हुआ तो जुड़ता चला गया। अभिनय मेन आए थे अभिनय करने, अभिनय ही जी करते रहे। जी और कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि एक दौर आया कि एक नाटक में हमको बैक स्टेज में लाइट्स करनी पड़ी जी और उसके पहले लाइट्स की नहीं थी। जी तो फिर उसके बाद जब लाइट से जुड़ा तो उसमें अलग ही इंटरेस्ट लगा, तो फिर वो एक्टिंग से डिजाइनिंग की तरफ चला गया, वो भी लाइट डिजाइनिंग की तरफ। जी और बिल्कुल। तो लाइट और डिजाइन सर आपने किसी से सीखा या खुद ही प्रयास किया कि हमें लाइट डिजाइन सीखनी चाहिए? उसकी एक कहानी है। जी 1992 में 6 दिसंबर 92 को हमारा नाटक था इटावा जी मेले में। इटावा मेला लगता है, जी उसमें हमारा नाटक था और हम कानपुर से गए थे नाटक करने। जी तो उसकी लाइट, हमारा वो प्ले था कहाँ हो फकीर चंद था या शायद, या जाति पूछो साधु की, जी नाम मुझे यह कंफर्म नहीं है। वो नाटक हम कर रहे थे इटावा में। तो जी इटावा में हमारे पास जो हमारी लाइट डिजाइन कर रहे थे वो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला, चर्चित नाम है पीर गुलाम सिंह। तो वो जी लाइट्स कर रहे थे। और जो 6 दिसंबर का माहौल था कि विवादित ढांचा गिरने जा रहा है ये वो, तो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई पता नहीं कैसा माहौल होगा तो हम इक्विपमेंट भेजेंगे नहीं। तो जी हमने फिर दूसरा, आजकल आप जितनी रैलीज वगैरह में देखती होगी माइक वगैरह पे साउंड सिस्टम लिखा होता, नाम सुरेंद्र। तो वो जी सुरेंद्र श्रीवास्तव कर हैं, हमारे घर के पास ही रहते हैं। हमने उसके जी पहले कभी भी लाइव उनके साथ काम नहीं किया था। हम तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था लाइट डिजाइनिंग के लिए, पीर गुलाम को उन्हीं से करवाते थे। तो जी सुरेंद्र श्रीवास्तव से मैं मिला, मैंने कहा भाई कल हमारा शो है इटावा में। तो उन्होंने कहा मैं इक्विपमेंट भेज देता हूँ, हमारे पास सिर्फ एक आदमी है, बाकी आप करवा लोगे तो करवा लेना। तो वो पहला शो था जिसमें मैंने सीढ़ी पे चढ़ के लाइट भी इंस्टॉल की, बांधी। तो जी जबकि उस प्ले को डायरेक्ट कर रहा था सिर्फ 2 आदमी उनके और मैं। वहां से पहला प्ले हमने किया 6 दिसंबर 92 को। कम से कम 10-15 हजार की ऑडियंस थी इटावा मेले में। जी और गोली बम चलनी शुरू हुई, भीड़ छटनी शुरू हुई, डीएम उठ के गए, एसडीएम उठ के गए, धीरे धीरे शो चल जी रहा है, पंडाल खाली हो गया मुश्किल से। जब 100 लोग बचे और हमने किसी तरीके से सामान, सेट का सामान वहीं छोड़कर नेक्स्ट डे हम लोग ट्रेन में बैठकर कानपुर जी आए। वो मेरा पहला नाटक जी ये पहला जिसकी नाटक लाइफ था और बड़ी तूफानी ढंग से आपकी प्रस्तुति हुई। बहुत बिल्कुल लाइट डिजाइनिंग की मैंने लाइट पहले प्ले डिजाइनिंग की। बिल्कुल। तो यानी कि सर ये माना जाए कि एक निर्देशक को लाइट डिजाइनिंग का भी मतलब आइडिया होना चाहिए, कब कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। सर एक चूंकि आपने निर्देशन का कार्य बड़ी निरंतरता से भी कर रहे हैं, मैं हालांकि हर निर्देशक का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है हर चीजों को उसको करने के लिए। तो मैं जानना चाहूंगी कि एक प्रोडक्शन को तैयार करने के लिए विशेष रूप से किन किन बातों को एक निर्देशक को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। वो चाहे लाइट को हो, मंच को लेकर हो, चाहे प्रॉपर्टी सेट को लेकर हो, चाहे वो आर्टिस्ट को लेकर हो। सबसे बड़ी चीज ये है, आप कभी भी नाटक करता है कोई भी निर्देशक, सबसे पहले जी उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि उसके सरोकार क्या है, जी किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है। जी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है। जब 88-89 में थिएटर शुरू किया था उस समय जी मैं सोचता था थिएटर से समाज बदला जा सकता है। जी और फिर जब धीरे 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 आज 30-31 साल के बाद लगता है समाज नहीं बदला जा सकता, हम थिएटर से सिर्फ एक दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल थिएटर से सिर्फ एक प्रश्न उठा सकते हैं, या सिर्फ, या तो थिएटर को हम सिर्फ मनोरंजन के साधन के तौर पर सिर्फ कॉमेडी नाटक हास्य और व्यंग के तौर पर लें, या जी आप सरोकारों वाला थिएटर कर रहे हैं, आप कर किस तरह का थिएटर रहे हैं। पहली चीज तो ये है निर्देशक के सामने स्पष्ट होनी चाहिए वो
कैसा जी थिएटर कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसके उद्देश्य क्या है, थिएटर करने का मीनिंग क्या है। जी बिल्कुल फाइनेंशियली बेनिफिट के लिए थिएटर कर रहे हैं तो आप उस तरह की स्क्रिप्ट चुनेंगे। आपके सरोकार हैं, आप सामाजिक सरोकार हैं, आप उस तरह की स्क्रिप्ट चुनेंगे। आप जी मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, किसी क्लब के लिए कर रहे हैं तो आप उस तरह की स्क्रिप्ट चुनेंगे। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट लेवल पर ही निर्देशक जी का सारा ध्यान क्लियर होना चाहिए कि वो करना क्या चाह रहा है, किस तरह की स्क्रिप्ट करना चाह रहा जी है। और जब स्क्रिप्ट फाइनल हो जाती है उसके बाद फिर दूसरी चीजें आती हैं कि ये फॉर्म क्या है, अवेलेबल एक्टर क्या है। कई बार होता है कि हम स्क्रिप्ट चुनते हैं कि हम अब इतने सालों के बाद हो ये गया है कि पहले हमको स्क्रिप्ट पसंद आती थी, स्क्रिप्ट चुन लेते थे कि ये नाटक करना है, तो उस जी हिसाब से हम एक्टर खोजते थे। जी अब जब किसी ग्रुप के साथ कर रहे हैं, अपना एक दायरा बन गया है, तो हमको मालूम है इस एक्टर के अंदर ये क्वालिटी है, इस एक्टर के डिफरेंट डिफरेंट एक्टर की अलग अलग क्वालिटीज पता चल जाती हैं, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं तो उस तरीके के स्क्रिप्ट चुनते हैं कि हमारे पास ये एक्टर हैं, उनकी रेंज उनकी रेंज हमें मालूम है, इस एक्टर की इतनी रेंज है, तो हम स्क्रिप्ट ही ऐसी चुनते हैं कि हमको बिल्कुल कहीं उसकी लिमिट में भी रहे, उसके कहीं भटकना ना पड़े और कंफ्यूज ना बिल्कुल हो, ना एक्टर कंफ्यूज हो, ना हम कंफ्यूज हो, ना टीम कंफ्यूज हो। और बिल्कुल सर अब अधिकतर ऐसी स्क्रिप्टें करनी पड़ती है कि हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल है उस मटेरियल से हम क्या बेटर कर सकते। जी नहीं तो पहले होता था कि जी नहीं जी आषाढ़ का एक दिन करना है, अब जी पता चला वो नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हाल में भी मेरे साथ हुआ होता है कि अभी मैंने काशीनाथ जी का एक उपन्यास है उपसंहार, जी कृष्ण कृष्ण और बलराम पे, कृष्ण के अंतिम दिनों पे। जी अब मुझे बहुत पसंद आया, काशीनाथ जी से बहुत पहले मेरी बात हुई थी, काशीनाथ जी की कई कई उपन्यास, लगभग सारे ही उपन्यासों के नाट्य रूपांतरण मैंने किए। तो जी वो जब उपसंहार पढ़ा करने की मैंने प्लान किया, अब मेरे पास टीम में एक्टर नहीं है। कृष्ण पूरा कृष्ण के अंतिम दिनों की कहानी है। कृष्ण जी महाभारत युद्ध के बाद द्वारिका लौट कर आए हैं। अब वो अंतिम दिन जो कृष्ण के हैं, उस वो कृष्ण सारी चीजें रिकॉल कर रहे हैं और जी साथ में उनके हैं बलराम। तो जी अब हमारे पास वो एक्टर्स नहीं थे, तो हमारे जी मित्र हैं, तो मैंने कहा, दोनों मित्रों से कहा, रोहित त्रिपाठी और हैप्पी रंजीत ने कृष्ण किया और रोहित त्रिपाठी ने बलराम किया। तो कई बार जी ऐसा होता है जब स्क्रिप्ट आप चुन लेते हैं, आपको पसंद है नहीं हमको ये करना है, और बिल्कुल सर आपके पास एक्टर नहीं है, तो फिर आपको उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली एक्टर खोजना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियां भी कई बार होती हैं। जी अब बिल्कुल जैसे सर एक नाटक है मेरा मोहन से महात्मा। अब जी महात्मा गांधी, बुजुर्ग ओल्ड महात्मा गांधी, हम जब तक वैसा एक्टर नहीं है टीम में तो आपको मजबूरी में करना पड़ता है। तो बिल्कुल हार के फिर बिल्कुल मैंने, हमारे पास है भूपेश जोशी जी से मैंने फिर कराया। अच्छा भूपेश तो जोशी जी अपन, ने किया जी हाँ भूपेश ने महात्मा गांधी का किया। तो कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं और स्क्रिप्ट के सामंजस्य बैठाना पड़ता है, टीम में बिल्कुल नहीं है एक्टर। ये ये कारण है, निर्देशक को ये चीज ध्यान तो देनी ही पड़ती है जब नाटक करते हैं। तो पहली चीज बिल्कुल तो सर यही है, स्क्रिप्ट और विषय। जी बिल्कुल सर एक जूही जी हैं प्रयागराज से प्रश्न कर रही हैं जो हम बातचीत अभी आपने कहा कि थिएटर से किसी की दुनिया तो बदली ही जाती है ना वो करें तो फिर समाज को क्यों नहीं बदला जा सकता समाज सब मेरे ख्याल जी सर बताएं आप जो जूही जी कह रही है, कभी हम भी 1988-89 में जब थिएटर में हमने प्रवेश किया, हम ये समझते थे कि हाँ रेवोल्यूशन आ सकता है, समाज बदल जाएगा। तो एक स्टेज के आने के बाद लगा कि हम सिर्फ समाज के उन विषयों को उठाकर रख सकते हैं कि जी ये बिल्कुल विषय है, ये समस्या है। अगर हम इस समस्या पर नाटक कर रहे हैं तो हम समस्या का हल भी दे सकते हैं, लेकिन वो ऑडियंस के लिए बाध्य नहीं है कि हाँ ये है। और आप विषय रख दीजिए, निर्णय और दर्शकों पर है कि वो करें
वो क्या निर्णय लेते हैं। जैसे हाल ही में मैंने अभी पिछले दिनों एक बिल्कुल, नाटक बिल्कुल। रूपांतरण किया है और वो करने जा रहा हूँ, जी, रिस्पेक्टेबल प्रोस्टिट्यूट। जी, तो वो उसमें यही है कि लास्ट में एक निर्णय पे छात्र का वो प्ले है, नाटक के अंत में एक निर्णय है जी, और वो निर्णय हमने नाटक वहां ना खत्म करके उस एक कैरेक्टर एस्टेब्लिश करके दो प्रश्न छोड़ दिए कि एक ये है, आप किस तरह का भविष्य का समाज चाहते हैं, एक ये अंत है और एक जी, दूसरा अंत ये भी हो सकता है। तो जी, कई चीजें होती हैं कि अब समाज बदलता नहीं है, समाज एक हिस्से में जितनी देर आपके सामने है वो प्रश्न उसके दिमाग में घूमता रहे, हमारे थिएटर की सफलता वही है। उससे बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल, समाज हम बदल नहीं सकते, सिर्फ बिल्कुल दिशा सही, दे सही। सकते हैं। बिल्कुल सही सर। और सर अभी हम बातचीत कर रहे थे जैसा कि अभी आपने कहा थिएटर में पढ़ाई भी जरूरी है, जो अमूमन थिएटर में कम ही लोग करते हैं। जो आज के परिवेश में शिक्षण संस्थाएं भी जहां रन कर रही हैं, अच्छे आर्टिस्ट एडमिशन भी ले रहे हैं और वर्कशॉप हो रही है, बहुत सारे रंगकर्म विधा के लोग जो हैं अच्छा मतलब काम भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि सर नाट्य शिक्षण के उद्देश्य इस समय वर्तमान में जहां एक जो बच्चा आ रहा है इससे जुड़ रहा है वो करियर भी बनाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य होने चाहिए सर? देखिए, आज जिस तरीके से समाज बदला है, जी, हम डिजिटल होते चले गए हैं और खासकर हमारा जो दौर था, जिस दौर पे हम काम कर रहे थे, वो दौर था एक वो कहते हैं ना संधि काल, जी, कि हम डिजिटल कंप्यूटर आया था और हर चीज क्या बोलते हैं हम, एक डेवलपमेंट के 90 और 2000 के बीच का जो वो गैप था, कंप्यूटर जी, आया था, हर चीज में कंप्यूटर इन्वॉल्व हो रहा था और जो सामंजस्य बैठा लिया जिसने, तो वो तो सफल है। जो पिछले दौर में ही 80 और 90 के दशक में ही जीता रहा, तो वो पिछड़ता चला गया। तो उस समय हमारे पास जो थिएटर में हम थिएटर करते थे, हम पूरा पूरा दिन वही चीजें ग्रूम करते थे। आज जो बच्चे हैं, कैरियर सबसे बड़ी चीज उनके सामने कैरियर है। उस समय इतने ना चैनल थे, ना दूसरे अभिनय और निर्देशन या दूसरी तरीके की फील्ड थी। हमारे जी, सामने नाटक था और ज्यादा से ज्यादा नाटक से एक सीधा ही रास्ता था, त्रिशंकु की तरीके से स्वर्ग का बंबई। तो जी, उसके उसके अलावा वो हम त्रिशंकु जैसी स्थिति में एक्टर डायरेक्टर होते थे। आज जो बच्चे आते हैं और उनका मोटिव बिल्कुल क्लियर होता है, हमको इतने दिन ये थिएटर करना है, इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है। और जी, हम लोगों का जो दौर था, हम जिस थिएटर से जुड़े थे, उसमें सिर्फ हमको ये था कि थिएटर करना है, अच्छा थिएटर करना है। तो जी, आज उनके लिए थिएटर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है हमको 5-10 प्रोडक्शन करने हैं, तो शायद हम एनएसडी कर लेंगे या बीएनए कर लेंगे या कहीं और इंस्टीट्यूट के लिए वो उनके लिए पहला टारगेट होता है। जिन्हें थिएटर करना, 10 नाटक करने हैं, किसी जी, इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा लेना है। जी, और अब बिल्कुल सर। डिप्लोमा भी वो उस तरीके से लेते हैं कि नहीं, हमें एकेडमिक में जाना है तो हम थिएटर करेंगे, नहीं तो वो सीधा दिल्ली रुकता ही नहीं आदमी, और सीधा मुंबई भाग। जी, और जो नए बिल्कुल, लड़के आते हैं उनके सामने बिल्कुल क्लियर है, हमें इतने दिन ये करना है। और तो हम उसको गलत भी नहीं मानते, क्योंकि जीवन सरोकार अलग चीज है और सरवाइव करना बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक नामांकुर ही जो आर्टिस्ट हैं महेंद्र कुमार एक प्रश्न कर रहे हैं सर कि थिएटर से जो लोग जुड़े हैं वो दूसरे का नाटक नहीं देखने जाते और चाहते हैं कि लोग उनका नाटक देखें। इसको सर आप किस नजरिए से देखते हैं? महेंद्र जी ने का प्रश्न बहुत अच्छा है। चक्कर क्या है जी, कि हम हम भी गुजरे हैं उस दौर से। जी, जब नाटक होता है तो पता चलता है कि अंदर हॉल में नाटक कर रहा है और दूसरे लोग मित्रों के साथ बाहर बैठ के गपशप करते हैं। नाटक बिल्कुल। बिना देखे आप टीका टिप नहीं करते हैं। हम अपना पूरा टाइम, जितनी देर नाटक होता है, लास्ट के 10 मिनट हॉल में जाके बैठ जाते हैं। तो वो
उस दौर से हम भी गुजरे हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि आपको लगभग हर नाटक देखना चाहिए। आप, मेरा जो मानना है, करने से ज्यादा आप देख कर सीख सकते हैं चीजों को, और आपको बिल्कुल ये सर। समझ में आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वो आप देख कर ही सीख सकते हैं। बिल्कुल। और सर मैं महेंद्र को बता दूं, महेंद्र चाहे नाटक अच्छा हो चाहे बुरा, मेरा अपना मानना है कि अगर कोई कर रहा है तो उसको जरूर देखना चाहिए। नाटक अच्छा है तो वो बेहतर और क्या कर सकता है, जिसका थोड़ा सा खराब भी हो रहा है तो वो और भी बेहतर क्या कर सकता है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, चाहे वो घरेलू हो, जो लोग सक्रिय हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं अपनी बात करूं तो कुछ छूट जाती है, कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं जिसकी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जाना चाहता है, एंगल एक दृष्टिकोण नहीं होता। लेकिन मैं अपनी बात करूं चाहे सबकी बात करूं, सबका भाई रंगमंच से जुड़े हैं तो एक दूसरे का नाटक देखना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान जरूर देना चाहिए। सर और एक एक से एक सबसे बड़ी बात और ऐड करनी है इसमें कि जी जो वो आप नाटक अच्छा या बुरा पहले से निर्णय कर लेते हैं, ये खराब है या गलत, वो ना करके एक टीम है जिसमें 15-20 लोग इकट्ठे हुए हैं, जी करीब 1-1.5 महीने की रिहर्सल की है, उनकी मेहनत है, उन्होंने कुछ तो, मान लिया उनकी लिमिटेशंस होंगी, आपके हिसाब बिल्कुल सर। पे खड़े नहीं उतरते, लेकिन एक पूरी टीम ने एक प्रयास किया है, और उस प्रयास को देख के आपको समझ में आ बिल्कुल जाएगा सर। कि आप क्या देखा आपने, उससे आपको समझ में आ जाएगा सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल ये है, बिल्कुल देखना जरूरी है सबसे बड़ी। और सबसे जी बड़ी चीज है, नाटक में जी एक तो सर। दर्शक वर्ग बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर। शाह जी हमारे एक टीचर थे बिल्कुल जिनसे हमने डायरेक्शन सीखा, यूपी जी संगीत नाटक एकेडमी की निर्देशक वर्कशॉप थी, और जी हम यूपी से 15 या 20 लोग थे। जी तो शाह जी ने एक चीज ये कहा था कि आप लोग थिएटर डायरेक्शन कर रहे हो, ठीक है, आज आप में से कितने लोग आगे भविष्य में थिएटर लगातार कर पाएंगे वो भी संभव नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप थिएटर निर्देशन कर रहे हो, थिएटर से, एक्टिंग से जुड़े या डायरेक्शन से या डिजाइनिंग से, आप अगर थिएटर छोड़ भी दे तो आप थिएटर देखना जरूर, क्योंकि बिल्कुल थिएटर के पास दर्शक नहीं है। बिल्कुल सर। नहीं, लेकिन सर दर्शक की जब बात हम जब भी करते हैं तो बात आती है सिर्फ हिंदी, हिंदी, क्योंकि अभी मैं अभी महाराष्ट्र के जो रंगकर्मियों से लेते हैं उनका अच्छा खासा मतलब उनका दर्शक वर्ग है। बंगाली जो उनका अपना जो कल्चर है संस्कारों में, उनका अपना एक दर्शक है। तो सिर्फ हम बात हिंदी में ही कमजोर पाते हैं, और इसकी वजह हम सबको मिलकर ढूंढना पड़ेगा कि हम इसी में पाते हैं कि जी जी दर्शक हमारे क्यों कम आए हैं, जी क्या रीजन है जो हम जोड़ नहीं पाए हैं थिएटर से। तो जी। जी ये सारी चीजें। सर मैं जानना चाहूंगी कि जो सर अभी जुड़ेंगे, लग रहा है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, और जब तक सर जुड़ते हैं, सर ने बहुत अच्छा काम किया है नाटक क्षेत्र में, और वो जुड़ेंगे तब तक मैं उनके बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि सर ने लाइट डिजाइनिंग का भी बहुत अच्छा काम किया है, और इसके साथ ही सर ने कई नाटकों का जो है निर्देशन भी किया है, और उसके साथ ही साथ जो है अभिनय के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, और राइटिंग का भी काम किया है, और इसके लिए उन्होंने अभी जैसा कि मैंने बताया कि जुड़ गए हैं, मैं जोड़ लेती हूँ ओ जी सॉरी, सर। जी कुछ कट गया टेक्निकल। था। जी हाँ, जी तो हाँ बताएं। जी। तो मैं सर ये जानना चाह रही थी कि जो निर्देशन, चूंकि आप निर्देशन का कार्य बहुत निरंतर भी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी निर्देशन के स्क्रिप्ट बताइए जिसके लिए आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण वो स्क्रिप्ट रही हो और आपने उसको बहुत सफलता से किया हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि और वो जब क्या क्या चुनौतियां रही सर, क्या क्या चुनौती आई आपके सामने उस स्क्रिप्ट को करते समय। मतलब 2099 में हमें यहाँ दिल्ली में जॉब में आ गया, जी गीत एवं नाटक प्रभाग की जॉब में।
तो थिएटर एक तरीके से छूट गया। और दिल्ली आने के बाद 95 में मैं दिल्ली आया और 4 साल तक मैंने थिएटर नहीं किया। दिल्ली में आके सिर्फ मीडिया किया। एक कंपनी थी टाइम स्लॉट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, उसमें जी मैंने प्रोडक्शन असिस्ट किया और दूसरे काम प्रोडक्शन के किए। तो थिएटर छूट गया था और नौकरी जी लगी तो हमारे निर्देशक थे प्रेम मटियानी, जी एनएसडीएम थे। तो जी एक फंक्शन था इसरो का देहरादून में, तो वो शो हम देख रहे थे, कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जॉब में मजा आ रहा है। मैंने कहा नहीं सर, थिएटर छूट गया, अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा करो थिएटर। मैंने कहा सर नौकरी में कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने और रिहर्सल हॉल प्रोवाइड किया और पहला नाटक हमने किया नरेंद्र कोहली का नींद आने तक। जी और वो दिल्ली में एक ट्रेन में एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, तो वो जी उस घटनाक्रम पे था। तो जी उस तरीके से जब शुरू हुआ वो नाटक, बहुत अच्छा हुआ। उसके करीब हमने इवन अभी अभी तक हमने जब दामिनी वाला इंसिडेंट हुआ दिल्ली में, तब तक हमने रेगुलर उस प्रोडक्शन को किया। जी और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण मेरे लिए नाटक रहा इसमें चुगतई की ऑटोबायोग्राफी का। जी तो वो नाटक हमने किया, उनका एक उपन्यास है इस्मत, और इस्मत की जो स्त्री पात्र हैं, जी तो उन सबको लेकर मैंने एक प्रोडक्शन तैयार किया, कुछ आप बीती कुछ जग बीती के नाम। जी जी सर, एक प्रश्न सुषमा शर्मा जी कर रही हैं, यहाँ समन्वय रंगमंडल की निर्देशिका भी हैं और बहुत अच्छा रंगकर्म करती हैं। इनका एक प्रश्न है, कोरोना महामारी के इन 2 वर्षों में रंगमंच अभूतपूर्व बदलाव की प्रक्रिया से गुजरा है, इसमें कुछ अच्छा भी है और कुछ नकारात्मक भी। आपने इस पूरे दौर को किस तरह से लिया? जब पहला लॉकडाउन हुआ जी तो उस लॉकडाउन में हम रेगुलर थिएटर कर रहे थे, और जी एकदम से हम जब घरों में बंद हो गए, जी थाली और शंख बजाया जब हम लोगों जी ने। और जी उसके बाद जब घरों में हम एकदम से कि अब लॉकडाउन हो गया, आज फूल बरसाए गए, आज शंख बजा, आज थाली बजी, जी तो उसके बाद हफ्ते भर जब हम घर के अंदर लॉक हो गए, तो वो लगा कि ये तो बिल्कुल जेल जैसी स्थिति है। बिल्कुल तो उस समय पे पहला मैंने हर सैटरडे संडे को मैंने नया नाटक तो कर ही नहीं सकते थे। सबसे पहले मैंने जितने हमारे नाटक किए थे, करीब 20 के करीब मेरे नाटक थे। फिर जी डीपी सिन्हा साहब के 4-5 नाटक थे, रोहित त्रिपाठी के, और जितने दिल्ली के निर्देशक थे उन जी सब के नाटक मैंने मांगे। जी हमने भी इसी तरह का फेस्टिवल शुरू किया। अरविंद गौड़ साहब ने इसी तरह का फेस्टिवल शुरू किया कि जो घरों में जब बैठे हैं तो वो एक वैक्यूम, एक मेंटली हेल्थ की तरह, टॉनिक की तरह का था कि बिल्कुल वो पुराने किए हुए नाटक, उनकी जी रिकॉर्डिंग जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, कुछ चैनल्स ने शूट किया था, जी प्रोफेशनल कंपनीज ने, तो वो सारे नाटक हमने ऑनलाइन करने शुरू किए। और जी पहले लॉकडाउन में हमने 56 दिन कंटिन्यू जी नाटक किए, डेली शाम को 6:30 बजे नाटक करते थे। जी ऑनलाइन सर, और वो मैंने मैंने ऑनलाइन डेली जी शाम 6:30 बजे नाटक शुरू करते थे। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन 1,000-500। शुरू में वो लॉकडाउन नया ना, बाद में तो आपने देखा होगा ऑनलाइन में ये हो गया, 10 जी लोगों ने देखा, इधर सर्च किया उधर निकल गया, 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग, इससे ज्यादा नहीं। तो शुरू के जो हमारे जी नाटक थे उसमें 200-200, 300-300 लोगों ने लाइव देखा उस नाटकों को फेसबुक पर। जी प्रस्ताव के फेसबुक पेज पर वो नाटक रेगुलर डेली शाम को 6:30 बजे शुरू होते थे, और हमने 56 दिन कंटिन्यू नाटक किया। और उसी दौरान हमने प्लान था पहले हमारा कि काशी के रंग के नाम से एक फेस्टिवल करने का, जिसमें काशीनाथ जी का महुआ चरित, उपसंहार, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, और रेहन पर रघु हमको करना था। तो वो जी हम लॉकडाउन हो गया तो उससे कर नहीं पाए। तो हमने काशीनाथ सिंह की कहानी
लाइव परफॉर्मेंसेस थी। उसमें एक नाटक था कौन ठगुआ, वो सुमन कुमार के निर्देशन में था, सुमन कुमार जी। तो जी उनका था, जो जिन जिन अच्छे लोगों ने काशीनाथ जी के प्रोडक्शंस किए थे उन सब के प्रोडक्शन हमने लिए, और कुछ नए प्रोडक्शन तैयार किए। उसमें गोविंद यादव ने एक लाइव ऑनलाइन प्रोडक्शन तैयार किया। जी तो एक नाटक गोविंद यादव ने किया है, और डेली हम वीकली करते थे उसमें दो नाटक करते थे, दो कहानियां करते थे काशीनाथ जी की। जी 3 हफ्ते तक गोविंद यादव ने एक किया, दूसरा नाटक मैंने किया, फिर मीता मिश्रा ने भी एक प्रोडक्शन किया। इस तरीके से हमने 6 हफ्ते का काशीनाथ सिंह की कहानियों पे केंद्रित एक फेस्टिवल किया जी ऑनलाइन। जी। गोविंद और यादव सर सेकंड, जुड़े हैं, गोविंद यादव जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है गोविंद। और जी बता रहे थे सर। हाँ तो ये आइडिया गोविंद का था कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं। मैंने कहा तो ये वाली दो कहानियां मैंने उनको दी, तो उन्होंने किया बहुत अच्छे। अगर आप देखेंगे सारी रात के जी नाम से गोविंद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। और अगर वो क्या बोलते हैं स्टेज पे लाइव करेंगे तो वो बहुत अच्छी कहानियां हैं। बिल्कुल अब सर, मेरा प्लान, मैंने देखा वो लिंक से यूट्यूब से शेयर किया था गोविंद ने, तो बहुत अच्छी थी, मैंने देखी थी सर। हाँ तो वो ऐसी चीजें हैं जो ऑनलाइन किया, लेकिन ऑनलाइन की एक सीमित क्षमता है, उससे बाहर हम निकल के जा नहीं सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल ऑनलाइन की एक सीमाएं हैं। और फिर मेरा भी मोह भंग होता चला गया कि नहीं, कि यार इसमें सीमाएं में बंद के बैरियर्स में एक फिक्स फ्रेम में हम नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सर। वो उसके बाद मैंने ऑनलाइन से अपने आप को निकाला। फिर जी सेकेंड लॉकडाउन में कोरोना जब आया तो मैं खुद 1 महीना हॉस्पिटल में पड़ गया। जी मैं आईसीयू में 10 दिन तक रहा, 70 लीटर ऑक्सीजन पे 1 महीना मैं हॉस्पिटल में था, दूसरी जिंदगी जी। अब जब 1 मई को मैं लौट के आया, 1 मई से 10 मई तक तो मैं एक लग ही नहीं रहा था कि मुझे दूसरा जीवन मिल गया। लग रहा था जो माहौल देख के आया था। फिर जी उसी दौरान प्लान हुआ कि ऑफिस से फोन है, और ऑफिस के थ्रू फिर मेरे दिमाग में आया कि कामू का एक प्ले है, प्लेग उपन्यास, प्लेग प्लेग जी को कोरोना के परिवेश में कन्वर्ट करके करते हैं। फिर जी नहीं हुआ। फिर मैंने ऑफिस के लिए मैंने 2 नाटक लिखे, जी बीओसी के लिए प्रचार, कोरोना कवच कोरोना का, और लक्ष्य 100 करोड़ का। कोरोना जी को लेकर वो नाटक लिखे, 2 छोटे छोटे नाटक हैं वो लिखे। जी और फिर लॉकडाउन, जो सेकंड लॉकडाउन हुआ, कोरोना से मैं उबर रहा था, रिकवर कर रहा था, उस दौरान मैंने दूसरे जो बाहर के ग्रुप्स थे, जी अच्छे अच्छे प्रोडक्शन उनके मैंने किया। उसमें अरविंद गौड़, देवेंद्र राज, अंकुर जी, और जी बहुत से लोगों के अच्छे अच्छे प्रोडक्शन मैंने वो प्रस्ताव के पेज से लाइव किए। कम से कम वो भी 50 के करीब प्रोडक्शन लाइव हुए लगातार। जी और लोगों ने बहुत देखे और सराहे। लेकिन वो जी ऑनलाइन की क्षमता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सर एक ये भी है ना कि इंटरव्यू तो ठीक लग रहा है सर, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट है, वो हम दर्शकों के लिए करते हैं। जब तक हमको जो एनर्जी एक आर्टिस्ट को चाहिए, जो एक पुरस्कार तालियों का चाहिए, वो तो जब सामने दर्शक देखेगा तभी मिल पाएगा वो। तो हाँ, ये सारी जब तक 3 डायमेंशनल नहीं होती है चीज, बिल्कुल तब तक वो डायमेंशन जब तक नहीं ऐड होता, तो थिएटर थिएटर नहीं लगता। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। वो स्टेज, आधी एनर्जी तो स्टेज पे जाने पे ही एक्टर और डायरेक्टर की हो जाती। जहां ओपन स्टेज देखता है, वो साइक सामने होती है, कंट्रोल रूम से देखता है, उसको लगता है कि जन्नत पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि जो रंग कर्म से एकदम आत्मीयता से जुड़ा हुआ है, तो उसको तो स्टेज पे ही जाती, उसकी आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है। मुझे लगता है ऐसा ही है। और बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे कि अभी जैसे कि जो नए बच्चे हैं कि 2-10 वो टारगेट करके आते हैं कि उसमें जाना है, तो एक बड़ी यहाँ पे बड़ी गंभीरता और चिंतन का भी विषय दिखता है कि अगर हम कैरियर मतलब रंग कर्म में
अगर पैसे मिले बच्चों को तो वो टीवी है, सीरियल है, ठीक है, ग्लैमर तो है ही है, लेकिन सबको नहीं। अगर यहाँ पे उनको रोजी रोटी का एक मकसद मिल रहा है, साधन मिल रहा है, कोई माँ बाप नाटक में क्यों नहीं भेजना चाहता? इसलिए नहीं भेजना चाहता कि सोचता कि उसको यहाँ तनख्वाह मिलेगी नहीं, अपना करियर बना नहीं पाएगा, तो वो इस वजह से उसको डाइवर्ट करता है कि तुम नौकरी करो, या तुम अगर जाना है तो कहीं टीवी सीरियल में जाओ, उधर जाओ, जो मुझे लगता है। तो वो एक ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए जो सबको मिलके, जो रंगकर विदा से जुड़े हुए लोग हैं, कि उनको यहाँ कुछ संस्थाओं द्वारा, या मान लीजिए कि सर जो सरकारी योजनाएं चलती हैं वो निरंतर चलती रहे, ताकि उनका जीविकोपार्जन भी चलता रहे। कैसे अगर जो एकदम रंगकर पे ही जीवित है, तो वो कैसे अपने को चलाएगा? फिर वही बात आ गई, फिर शौक। जी इतने सालों के बाद जो मेरा जो अपना अनुभव है कि जी हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सरोकारों की बातें करते हैं, जी लेकिन पेट की भूख एक ऐसी भूख है, उसके आगे कोई भी प्रश्न छोटा पड़ जाता है। जी आप थिएटर से जुड़ते, सरवाइव थिएटर से आप सरवाइव नहीं कर सकते। जी और इतना सा परिवार है रंगमंच का, चाहे हिंदी बेल्ट में देख लीजिए, प्रोफेशनल थिएटर, और हम अभी उस स्टेज में नहीं है कि अपने एक्टर को फुल फ्लैश हम अच्छा पैसा दे पाए। कितनी जी रेपेट्रीज है, 6,000 रुपए, 10,000 रुपया रेपेट्री के एक्टर को मिलता है। क्या संभव है कोई 6,000 रुपए में अपना जीवन पूरा महीना चला सकता? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक हास्यास्पद चीजें हैं। कुछ हमारे पहले के लोग थे, जो हमारी पिछली पीढ़ी थी, उसने इस बारे में नहीं सोचा कि हम इस स्टेज पर आ गए कि आज हमारे पास सर्वाइव नया एक्टर आता है, वो थिएटर क्यों करेगा? जी जब वो रोटी उसे नहीं मिलेगी तो वो थिएटर क्यों करेगा? बिल्कुल। अब लेकिन ये अच्छे से अच्छा एक्टर कोई हमारे साथ अगर परफॉर्म करता है, हम ज्यादा से ज्यादा उसको कितना पैसा दे सकते हैं? 10,000 रुपए, जी 15,000 रुपए, 10,000, 15,000, इससे ज्यादा हम अपने एक्टर को परफॉर्म पे नहीं कर सकते। और 10,000, 15,000 ऐसा पैसा नहीं है जिससे कोई अपना जीवन गुजार ले। बिल्कुल आज सबसे बड़ी चीज ये है कि ना थिएटर ग्रुपों की ये स्थिति है, 60-70 हजार रुपए का ऑडिटोरियम लेकर जी आप अगर हाउसफुल प्रोडक्शन भी करते हैं तो आप प्रोडक्शन की कास्ट भी पूरी नहीं निकाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। और यही कारण है कि चाहे कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, पढ़ पढ़ कर निकलते हैं स्टूडेंट, और जब बाहर निकल के आते तब उन्हें हकीकत पता चलती है, यार ये तो दूसरी ही दुनिया है। हम जो वो जी ह्यूज सेट और लाइट्स के मिरेकल्स करते थे, ये तो बिल्कुल नई दुनिया है। यहाँ तो आपको वो जी 4-6 ब्लॉक और एक तखत पे पूरा नाटक करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये इतना टफ है थिएटर करना, और थिएटर से जीवन गुजारना। और जो लोग लड़के आते हैं, हम भाग जाते हैं, तो हम उनको भी दोषी नहीं मानते। हमारे पास जो ग्रुप में पहला लड़का आता है, नया लड़का आता है, हम सबसे पहले उससे पूछते हैं, बेटा करते क्या हो? तो जी वो बताता है ये करते हैं। फिर पूछते बेटा फैमिली में कौन कौन है? वो बताता जी फैमिली में ये है। पापा क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्थिति कैसी है? ये बताओ बेटा, महीने भर तुम आओगे घर से, और दिल्ली में तो अगर हम सेंट्रल दिल्ली में आईजीएससी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र या शंकर मार्केट में हम रिहर्सल कर रहे हैं, तो जी वो कोई नोएडा से आ रहा है, कोई गुड़गांव से आ रहा है। मैंने कहा बेटा महीने भर तुम आना जाना कर लोगे, जी एक दिन में 200-150 रुपए खर्च हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ ग्रुप्स हैं जो पैसे लेते हैं, हमने कहा हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, तुम ये बताओ 200 रुपए रोज खर्च करके तुम आ सकते हो? हम तो तुम्हें कुछ नहीं देंगे, हम ज्यादा होगा श्रद्धा चाय पिलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा एक समोसा खिला देंगे, बिल्कुल लेकिन तुम ये बताओ अपना समय निकालोगे, एक महीना आना जाना कर पाओगे? तो वो स्थिति, लोग जुड़ना चाहते हैं। आप मानेंगे नहीं, पिछले लॉकडाउन के पहले कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन एक दो फोन नहीं आता था, सर हम थिएटर करना चाहते हैं।
लेकिन जी वो स्थिति नहीं है। तो वो जो कहना चाहिए दिल से जुड़ाव हो, नहीं हमें थिएटर ही करना, उनका मोटिव कुछ और होता है और हम उसको दोषी भी नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। मौका मिलना चाहिए, लेकिन थिएटर से अगर रोजगार नहीं दे रहा है, थिएटर एक हॉबी की तरीके से ही लोग लेते हैं, तो भगवान ने चाहा आगे अच्छी स्थितियां आएंगी। बिल्कुल। और सर इसको थोड़ा सा इसका थोड़ा व्यवसायीकरण करे, शिक्षण संस्थाओं से अगर जोड़े तो मुझे नहीं लगता कि रास्ता नहीं निकल सकता। बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और इस दिशा में बिल्कुल, भी लोग इस दिशा में बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं जहां उसके एनुअल फंक्शन नहीं होते या बिल्कुल फेस्टिवल्स में वो शोज वगैरह नाटक नहीं करते। और अगर यही नाटक से जुड़े हुए लोग अगर थिएटर से जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा हो सकता है। अब बिल्कुल। और उदाहरण मुझे के तौर पर जी दिल्ली में आम आदमी दिल्ली सरकार ने जोड़ा था कुछ लोगों को कि स्कूलों में जाके वो थिएटर की क्लासेस लेंगे, थिएटर कराएंगे। जी शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन आज दिल्ली की स्थिति ये है, दिल्ली के ग्रुप्स के लिए ऑनलाइन संगीत नाटक एकेडमी ऑनलाइन फंक्शंस कर रहा है, दूसरे कर, तो स्टेट एकेडमीज को शो करने में क्या प्रॉब्लम है? जी अगर वो स्टेट एकेडमीज अगर लोकल शोज कराएं, ग्रुप को कुछ पैसा दे, तो वो ग्रुप सरवाइव कर पाएंगे। बिल्कुल उसकी सर वो जगह करोड़ों का प्रोडक्शन ये जी सरकार के पास बजट है, करोड़ों का प्रोडक्शन वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अंबेडकर पे कर रही है। जी और जी जो दिल्ली के ग्रुप्स हैं उनके आर्टिस्ट मारे मारे फिर रहे हैं। आप उतना ही पैसा आप अगर टुकड़ों टुकड़ों में ही कर देते तो वो ग्रुप्स ज्यादा 100 टाइम बेटर काम कर सकते थे उनसे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और सर मुझे लगता है कि उनको भी फायदा होगा और एक बेसिक जो हम जो रंगकर्म की शुरुआत है बच्चों से वो भी एक मजबूत होगी। उसमें से अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बड़े होने पर हमारे समाज में हमारे फिल्म इंडस्ट्री को टीवी सीरियल को अच्छे आर्टिस्ट भी मिल पाएंगे। बिल्कुल सही है, जब नए लोग जुड़ेंगे तो उनके सरोकार जब जुड़ेंगे थिएटर से, समाज के साथ जुड़ेंगे तो एक नई नई चीजें निकल के आएंगी। और नए बिल्कुल लोग जुड़ेंगे, नई आत्मा, एक आत्मा नहीं ना, शरीर कपड़ा बदलता है, वही थिएटर के साथ है। नए लोग आते हैं, नए तरीके से करते हैं, नई चीजें होती हैं, तो वो एक लंबा सिलसिला चलेगा, जी बहुत अच्छा होगा नए लोग जुड़ेंगे तो। लेकिन उसके बिल्कुल लिए सरकारों को आगे आना होगा, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो थिएटर को सपोर्ट करें, तो स्थितियां बिल्कुल बदलेंगी। बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। सर आपने कुछ प्ले राइटिंग का भी काम किया है तो उसके बारे में कुछ बताएं। जब दोबारा मैंने थिएटर शुरू किया जी तो वही आषाढ़ का एक दिन हिंदी नाटक शुरू होता है, आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, लहरों के राजहंस जी और खजुराहों का शिल्पी। तो वो अ, मुझे लगता था कि ये नाटक कितने बार करेंगे, 10 ग्रुप करते हैं, अधिकतर लोगों ने देखा होता है। तो हार के फिर मैंने ये, जो चीज मुझे पसंद आती थी, जो दिमाग में चढ़ जाती थी, मैंने फिर वो करना शुरू किया। अधिकतर फिर मैंने उपन्यासों को आधार बनाया। जी तो सबसे पहला उपन्यास मैंने पकड़ा, वो नाट्य रूपांतरण किया, वो तमस था। जी भीष्म साहनी का उपन्यास तमस, और जी विभूति नारायण राय का उपन्यास था शहर में कर्फ्यू। जी आजादी के पहले जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण था, सांप्रदायिक जो खाई थी हिंदू मुसलमानों के बीच में, जी वो जो आजादी के दौर में थी, जो आज आज भी हम, बहुत ज्यादा स्थितियां बदली नहीं है आप देखें तो जी उस दोनों को मिला के मैंने आजादी के पहले और आजादी के बाद जो मानसिकता है, जी उस मानसिकता पे केंद्रित एक नाटक किया। और जी फिर डॉक्टर राही मासूम रजा का एक उपन्यास है सीन 75, तो वो किया। और इसमें चुगतई और
अभी मेरा जो रिसेंटली मैंने फिर काशीनाथ सिंह को फिर मैंने करना शुरू किया। जी रेहन पे रघुप, संघार, महुआ चरित। तो सबसे ज्यादा मेरे लिए कठिन नाटक रहा वो था महुआ चरित। जी पर वो नाटक अगर आप देखेंगे तो वो एक पुरुष एक स्त्री के तौर पर, एक स्त्री 30 साल की स्त्री, उसकी शारीरिक महत्वाकांक्षाएं जो हैं, शारीरिक जरूरतें हैं, पुरुष और स्त्री की असामान्यता को वो उभारता है वो नाटक। जी और इतने कठिन प्रश्न को इतनी महीन रेखा है, मतलब कि आप उसको वल्गर लोग, अगर जरा सा भी नाटक फंसता तो वो वल्गरिटी पे आ जाता है। ऐसा इशू जी है जो एक 30 साल की औरत की शारीरिक जरूरतें हैं जो उसे वो एक्सपोज नहीं कर सकती। जी तो एक मेटाफर काशीनाथ जी ने उसमें डिजाइन किया छत के रूप में। तो वो जी नाटक मेरे लिए सबसे कठिन था, उसका नाटक रूपांतरण जी। करना। तो कैसे और कैसे सर आपने मैनेज किया इसको? तो वो उसमें छत, जो इनर सोल है उसकी, जो एक खूबसूरती है, वो लड़की छोटे शहरों में आपने देखा होगा कि लड़का हो या लड़की, उसका जो घर है, घर की चार दीवारी के अंदर कॉलेज जाना, वो 30 साल की हो रही है और थीसिस जमा करके आ रही है, तब वो रिकॉल कर रही है ना तो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं उनकी शादी हो चुकी है, मेरी क्या जरूरत है। जी तो वो एक एक जगह होती है जहां पे अकेली होती है, और छत जहां पे लड़के और लड़की अकेले होते हैं, जहां अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं जाके। तो जी वो जो छत, उस मेटाफर छत जो उपन्यास में है, उसको मैंने जी फिर उसकी शैली के तौर पे करेक्टर डिजाइन किया। जी जो उसका इनर सोल है, वो कहती है छत। जी और वो नाटक बहुत ये समझिए 2014 का वो दिल्ली का साहित्य कला परिषद बेस्ट नाटक चुनती थी। तो वो जी 2014 का सर्वश्रेष्ठ नाटक था। जी और उस वो हमने शरद जी वाले फेस्टिवल में भी किया, उनके उज्जैन में भी मैंने किया। और जी करीब वो मैंने 8-10 बाहर शहरों में किया, जी उदयपुर किया है, शरद जी के यहाँ किया है। और बहुत बहुत प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा मैंने, मेरा चर्चित नाटक वही है, और उसको मैंने हद से ज्यादा किया है। बहुत अच्छा अभी नाटक। अभी सर ऑनलाइन लखाटे सर की उसमें मैंने देखा था, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। एक दूसरा नाटक कोई था आपका हाँ हाँ अभी हाँ। अभी हाल ही में सर। वो हाँ, जी वो 2018 का। ये जी चीज, जो चीज आप कह रही थी ना कि थिएटर में नए लोग नहीं आते, वो प्रोफेशनल, आपने अगर वो नाटक देखा होगा, गंदी बात, वो पूरा प्रोफेशनल प्ले है। अगर जी आप देखा। टिकट शो भी करते हैं तो वो जी ऑडियंस आएगी, वो इंटर, आपने देखा होगा उसमें सारे इंटरटेनमेंट के एलिमेंट्स जो ऑडियंस देखना चाहती है। और वो जी 2018 का उपन्यास है, वो क्षितिज रॉय का जी 2018 का बेस्ट सेलर उपन्यास है। और फिर जी मैंने जब क्षितिज रॉय से बात की, मैंने कहा भाई मैं इसे स्टेज पे करना चाहता हूँ, तो उन्होंने जी करिए। फिर वो कह रहे मुझे तो नहीं लगता कि स्टेज पे हो सकता है। मैंने जी कहा वो आप मेरे में छोड़ दो, वो तो मैं। जी और वो आपने प्रोडक्शन देखा है कैसा बना है। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। संजय लखाटे सर का भी एक बड़ा सराहनीय प्रयास है। मंच पे जुड़े हैं हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी सबको मौका देते हैं, और ऑनलाइन जो उनका एक प्रयास है उससे हम लोग भी लिंक से जुड़ के देख लेते हैं। तो जी जुड़ना जी चाहिए, जो लोग नहीं जुड़ते मैं तो कहूंगी वो भी जुड़ के जी उनके कार्यक्रम को देखें। बड़ा सराहनीय योगदान है उनका इस रंगकर्म में। तो सर वो देखा मैंने सर। इसके अलावा आपने कोई मतलब निर्देशन के क्षेत्र में कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण काम किया हो, या प्ले राइटिंग को एक लेकर? जी एक टफ नाटक था, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। पहली किरण। तो वो नाटक मैंने साहित्य कला परिषद के युवा नाट्य समारोह में किया था। जी तो उसमें वो मेन लीड करता था, वो लड़का है
जतिन सरना, जी आपने 83 अभी एक फिल्म आई है, उसमें वो यशपाल शर्मा बना है, तो वो बहुत जी जी अच्छा एक्टर है। और जब हमने उस नाटक को प्लान किया था करना, और फिर वो 2 महीने फिर वो जो हमारे जो मेन एक्टर थे, वो काक, शीलवती, वो आरुषि आर्या कर रही थी, तो वो उस नाटक को वो बहुत बहुत मेहनत, एक्टर्स ने बहुत मेहनत की और बहुत खूबसूरती से आया। जी एक नाटक है मेरा मोहन से महात्मा, तो जिसमें भूपेश करता है, भूपेश जी जी करते हैं गांधी का रोल, तो जी और कस्तूरबा करती है शिल्पा वर्मा, तो वो जी प्रोडक्शन भी बहुत खूबसूरत है। जी तो और सबसे अभी टफ मेरे लिए सबसे ज्यादा टफ हुआ, मैं कोरोना के पहले 27 मार्च को मैंने उसका पहला शो किया था। जी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है उस उपन्यास को, रेहन पर रघु, जी काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। उस जी उपन्यास को मैंने किया है, उसका अभी सारी स्थितियां नॉर्मल हो जाए तो उस प्रोडक्शन, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है वो, हमको करेंगे उसको ज्यादा से ज्यादा उसको शोज करेंगे। जी तो वो बिल्कुल सर। अब हर नया नाटक एक चुनौती होता है, जी और मेरा तो ये मानना है जब भी मैं कोई नाटक करता हूँ, जब तक मुझे खुद अपील नहीं करता तब तक मैं उसको प्लान ही नहीं करता करने को। बिल्कुल। और सर ऐसे ही आप निरंतर इस रंगकर्म से जुड़े रहें और अच्छे मुकाम पर पहुंचे, मेरी शुभकामनाएं हैं सर। मैं लास्ट में जानना चाहूंगी कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको या जुड़ना चाहते हैं रंगकर्म में, चाहे वो प्लेबैक में काम कर रहे हैं, चाहे लाइट में काम कर रहे हैं, या एक्टिंग क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? कैसी तैयारी से आए थिएटर में? सबसे बड़ी चीज ये है, पढ़ाई जरूरी है। और जब आप जी थिएटर से जुड़ते हैं तो थिएटर सिर्फ करने की चीज नहीं है, पढ़ने की भी चीज है। जी और जब तक आप पढ़ के नहीं आएंगे, पढ़ना बहुत जरूरी, करने से ज्यादा पढ़ना जरूरी। आप पढ़ के आएंगे तो चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकेंगे और कर सकेंगे। और बिल्कुल। तो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके आए कि जी ये एक अनिश्चित डगर है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। एक जी अनिश्चित अनिश्चितता है। आप चलते रहते हैं, आपको ये नहीं है कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कहाँ आप सरवाइव कर पाएंगे, कहाँ नहीं कर पाएंगे। और मानसिक तौर पे आपको तैयार होके आना होगा कि कोई भी चीज यहाँ निश्चित नहीं है। आप सफल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आप और ये डिसाइड करना है आपको एकेडमिक में जाना है या कैरियर बनाना है, किस तरह का थिएटर जी करना बिल्कुल। है, ये देखिए सबसे सर, बड़ा है। यहाँ मैं कहना चाहूंगी सर, सफलता और असफलता अपनी जगह है, लेकिन थिएटर के जो आर्टिस्ट होते हैं या थिएटर से जुड़े लोग होते हैं, उनका समाज में एक जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा हट के दिखता है, लोगों की भीड़ से वो अलग नजर आते हैं। चाहे वो संवाद का उनका तरीका हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज उनकी हो, चाहे जो भी हो, उनका जेस्चर पोस्चर, एक जो संस्कार उनका दिखता है। तो मैं तो मानती हूँ कि थिएटर व्यक्तित्व का एक अच्छा विकास भी करता है। एक जी कॉन्फिडेंस लाता है, सबसे बड़ी चीज ये जी है। आप वो चिल्ड्रंस थिएटर जब बच्चा जी करता है, जब आप गौर करें, जब बच्चे को आप किसी चिल्ड्रंस वर्कशॉप में भेजें या कहीं भेजते हैं, जी तो एक मानसिक तौर पे वो स्ट्रांग हो जाता है, उसको बिल्कुल। परिवेश, अपने परिवेश में एडजस्ट करना आ जाता है। जी और दूसरी चीज ये है, सबसे बड़ी चीज ये कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, तो उस समाज में जो हमारा फोक थिएटर था, नौटंकी और दूसरी चीजों, उसकी वजह से जो नॉर्दर्न इंडिया का एरिया है, कानपुर, इलाहाबाद, जी बनारस, जी लखनऊ, तो वो भांड और मिरासी से ऊपर उन्होंने समझा ही आ, नहीं है थिएटर को। जी तो आपने सर वो जो, नौटंकी, जी आपने नौटंकी भी की है एक शायद। हाँ किया है, जी नौटंकी पे एक्सपेरिमेंट किया है वो, जी ताजमहल के लुटेरे के नाम से। और वो जी बहुत उसमें वो उसमें वही द्वंद है कि नौटंकी किस तरीके से शुरू हुआ था, पारसी थिएटर से रंगमंच शुरू हुआ, जी नौटंकी में किस तरह के एलिमेंट्स आते गए,
और धीरे धीरे नौटंकी अपनी अंतिम सांसें ले रही है। उस नाटक का यही उद्देश्य था। जी। तो मानसिकता बन गई है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। वो अगर आप थिएटर करते हैं, आप पूछे घर में कोई रिलेटिव आता है, वो उसका आप करते क्या? थिएटर करते हैं, और क्या करते हो? जी बिल्कुल सर। थिएटर फिलर, वो समझते हैं ये फिलर एक हॉबी है। जी जब हम हॉबी के तौर से निकल जाएंगे हम समाज में, कि वो मानसिकता जब बदल जाएगी। वो जी उदाहरण दे रहा हूँ, जिस दौर पे हमने थिएटर शुरू किया था उस समय एक कॉन्सेप्ट था टोटल थिएटर का। जो एक्टर जी हो उसे गाना भी आना चाहिए, उसे नाचना भी आना चाहिए। उसके लिए मैंने कथक केंद्र की एक वर्कशॉप की, कथक केंद्र जी लखनऊ की। जी उसके लिए मैंने घुंघरू खरीदे, जी 3 ताल। तो आप मानेंगे नहीं, हमारी भाभी थी तो उन्होंने हमें क्या क्या नहीं सुनाया। और वो फिर मुझे वो जी कि मैं मान सकती वो, हूँ सर। तो वो एक कि अब घुंघरू बांध के नाचेगा, तो वो एक वो होता माइंडसेट जो है ना हमारे समाज, जी वो माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी बिल्कुल बिल्कुल है। सर। और सीमाएं हैं। वो टोटल थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है, डांस भी है, नाचना भी है, एक्टर, तो वो अब थोड़ा चेंज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब जागरूकता आई है सर समाज में, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में और भी जागरूकता आए, और जो रंगकर्मी साथी काम कर रहे हैं उनका मनोबल भी बढ़े और अच्छा काम करें। जी जी, बहुत अच्छा। मैं तो चाह रहा शुभकामनाओं हूँ के कि साथ, ज्यादा से और ज्यादा। अच्छी सार्थक बातचीत रही आपकी। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर आपसे। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। और जो आज दर्शक जुड़े थे और जो अभी जुड़ेंगे हमारे प्रोग्राम देखेंगे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे मेहमानों का जो है मनोबल भी बढ़ाते रहिए और मेरे कार्यक्रम से जुड़िए। और अगर कोई सुझाव है तो भी आप प्रश्न कर सकते हैं हमारे मेहमान से भी। अगर कुछ, जैसे आप बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए सादर आमंत्रित है सर। फिर से आपका पुनः एक बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ।